हेलो बच्चों, दिस इज़ राकेश सैनी, आपका आरएसएन सर। ठीक है, उम्मीद है आप महा रिवीजन कोर्स में जुड़ के बहुत अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होंगे और चैप्टर टू चैप्टर आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ मोशन के साथ जितने भी टीचर आपके साथ जुड़े हुए हैं मोशन के, वो सब बहुत अच्छे एक्सपीरियंस टीचर है, बहुत लंबा अच्छा खासा अनुभव है सबको, और सबको पता है कि नीट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है। तो सारे क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए गए ना, दो चीज़ें आपके इंप्रूव करेंगे। हो सकता है डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आए, और नहीं तो फिर उससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए तो नीट वाले क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हैं। ये नहीं मान के चले एक चैप्टर आप एक वक्त कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो उसमें आपके सिलेक्शन के चांस कंपेरेटिवली बढ़ते जाएंगे, और यही कड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी, और ये जो रिवीजन कोर्सेज के साथ चलते हुए आपका जो सफ़र होगा वो रिजल्ट तक पहुंचा देगा आपको। राइट बेटा, चलिए मैं अपनी बात करूँ तो एसएचएम हम लोग कर चुके थे, वेव हम कर चुके थे, वेव का फर्स्ट पार्ट हमने किया था। आज वेव का सेकंड पार्ट मतलब साउंड वेव लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। साउंड वेव, डॉपलर्स इफेक्ट, ऑर्गन ट्यूब्स, ये सब चीज़ें हम इस पर डिस्कस करेंगे। राइट बेटा, बीट्स वगैरह। सो एक एक करके चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा के सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं बेटा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एन आइडियल गैस इज टेम्परेचर T1। देखो बेटा, T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर पे साउंड का वेलोसिटी दिया है V1 और V2। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास साउंड की वेलोसिटी का कोई फार्मूला टेम्परेचर के फॉर्म में है। तो हमारे माइंड में आता है सर V इक्वल टू फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है रूट गामा RT बाय MW। अब इसको देख के समझता है किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए बेटा मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट होता है, गामा कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट होता है, तो डेफिनेटली V प्रोपोर्शनल होगा रूट T के, और कोई रिलेशन हमारा बच नहीं रहा है इसमें। तो क्या मैं ऐसा बोलूँ, डिफरेंट टेम्परेचर पे साउंड के वेलोसिटी का रेशियो हो जाएगा रूट T1 बाय T2। एक रिलेशन तो ये मुझे मिल गया। फिर साथ में इसने RMS वेलोसिटी की बात भी कर लिया। अब भाई RMS वेलोसिटी भी हमें पता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला क्या बनता है RMS वेलोसिटी का? RMS वेलोसिटी का आपका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, रूट 3RT बाय MW। तो अल्टीमेटली ये भी किस पे डिपेंड करेगा बेटा, आप समझ सकते हैं VRMS भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट T के। तो अगर मैं VRMS का रेशियो देखूँ तो इसने W1 W2 बोला है, तो क्या मैं ऐसा बोलूँ W1 बाय W2 इक्वल टू रूट T1 बाय रूट T2। और बेटा दोनों को देख के समझ में आता है ये भी रूट T1 T2 के इक्वल है, ये भी रूट T1 T2 के इक्वल है, तो मेरा जो रिजल्ट जाना चाहिए V1 बाय V2 इक्वल टू W1 बाय W2। सो V1 बाय V2 इक्वल टू W1 बाय W2, ये आपका आंसर जाएगा। इसमें जो सिली मिस्टेक बच्चे करते हैं वो कई बार क्या करते हैं कि सर VRMS में तो आता है 3 और साउंड के वेलोसिटी में आता है गामा, तो कहीं ना कहीं जब रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो रूट गामा बाय 3 होना चाहिए। बेटा रूट गामा बाय 3 आंसर कब होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर साउंड का वेलोसिटी और RMS वेलोसिटी का रेशियो पूछता, पर इसने डिफरेंट टेम्परेचर पे साउंड की वेलोसिटी का रेशियो और उन्हीं टेम्परेचर्स पे RMS वेलोसिटी के रेशियो को कंपेयर करवाया, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। राइट बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। देखिए ऑर्गन पाइप पर क्वेश्चन है, ठीक है। एन ऑर्गन पाइप ऑफ इफेक्टिव लेंथ 0.6 मीटर। भाई ऑर्गन पाइप दे दिया, इफेक्टिव लेंथ 0.6 है, और ये बोल रहा है क्लोज्ड एट वन एंड। बेटा क्लोज्ड पाइप है, जब भी क्लोज्ड पाइप ऑर्गन पाइप पे क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा ये बहुत ध्यान से पढ़ लिया करो कि इज इट ओपन और क्लोज्ड, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है जल्दबाजी में, और डेफिनेटली ऑप्शन दोनों रहेंगे, दोनों से आंसर आने वाले। ऑर्गन पाइप है, इफेक्टिव लेंथ क्लोज्ड पाइप, बेटा इफेक्टिव लेंथ आपको दे दिया 0.6 मीटर। गिव दैट स्पीड ऑफ एयर, स्पीड आपको दे दिया 300 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा है बेटा, कौन सी दो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी आप रिसीव कर सकते हैं। बेटा क्लोज पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है V/4 है, क्लोज पाइप है इसलिए। राइट बेटा, V का वैल्यू आपका था 304 और L का वैल्यू है बेटा 0.6। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये हो जाता है आपका, पॉइंट से हटा देंगे तो 0 आएगा, तो ये आपका बना बेटा 500/4, दैट मीन 125। तो फर्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी हो गई 125। अब क्योंकि क्लोज पाइप है, क्लोज पाइप में नेक्स्ट जो मिलती है उसका 3 टाइम्स मिलती है, क्योंकि केवल ऑड मल्टीपल्स मिलती है। तो बेटा फर्स्ट 125, तो सेकंड इसका 375 सेकंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट भी पूछता तो इसका 5 टाइम्स होता, लेकिन हमें सिर्फ 2 कैलकुलेट करना था, सो आपका आंसर 125 और 375 आएगा। राइट बेटा, फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज आपने कैलकुलेट कर लिया। ऐसे और भी सीक्वेंस दे सकता था। सोचो अगर कोई बच्चा गलती से ये ओपन पाइप ले लेता, तो बेटा यहाँ 2 लिखते आप, यहाँ 0.6 लिखते, तो 500/2 से आपका 250 आंसर आता। और क्योंकि ओपन पाइप ऑड इवन सारे फ्रीक्वेंसी देता है, तो 250 के बाद नेक्स्ट आपका आता है 500, फिर आप ये टिक कर देते हो और आपको ऐसा लगता है क्वेश्चन तो सिंपल था, हो गया हमसे। फिर बाद में आपको लगा अरे यार सिली मिस्टेक हो गई। राइट, तो थोड़ा सा इसमें पाई वाले क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन बेटा आप लोग लगभग हर मॉड्यूल में, हर शीट में, सब जगह कहीं ना कहीं मिलता है। 56 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद रखें, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। 56 ट्यूनिंग फॉर्क्स आर अरेंज्ड इन सीरीज दैट ईच फॉर्क गिव 4 बीट्स पर सेकेंड। देखो बेटा, मान लेते हैं पहला सोर्स यहाँ रखा है, मान लेते हैं दूसरा सोर्स यहाँ रखा है, मान लेते हैं तीसरा सोर्स यहाँ रखा है, और ऐसे करते करते 56 सोर्स आपने रखे हैं यहाँ। मान लेते हैं फर्स्ट का फ्रीक्वेंसी n, अब दूसरा इसके साथ 4 बीट्स दे रहा है, तो बेटा नेक्स्ट वाला या तो n+4 हो सकता है या n-4 हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम n+4 ले या n-4, ये डिसाइड करेगा लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन बोल रहा है 3 टाइम्स हो जाएगी। बेटा लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो रही है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है मतलब पहला n, तो अगला क्या होगा बेटा +4। अगर ये बोलता ना लास्ट वाली की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट से 1/3 है, हाफ है, मतलब कम बोलता, तो यहाँ n-4 लिखता। फिर ये अगला हो गया बेटा n+8, और ऐसे सीक्वेंस चलेगा। देखो सेकंड वाले में लिखा है n+4, तो मैं इसको n+1 × 4 बोल सकता हूँ। थर्ड वाले में लिखा है, ये थर्ड है, थर्ड वाले में लिखा है बेटा n+8, तो इसको मैं n+2 × 4 बोल सकता हूँ। तो 56 को क्या बोले, n+55 × 4, तो ये हो जाएगा बेटा n+220। ठीक है सर, 56 का पता लग गया। अब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है लास्ट की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट का 3 टाइम्स है, मतलब n56 = 3 टाइम्स ऑफ n1, तो n+220 = 3 टाइम्स ऑफ n, तो n का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 110, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपसे फर्स्ट का पूछा है, फर्स्ट के वैल्यू हमने क्या माना था n, तो n का वैल्यू होगा 110। राइट बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सोर्स ऑफ साउंड गिव 5 बीट्स पर सेकंड व्हेन साउंडेड विद अनदर सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 100। बेटा एक सोर्स है, इसका 100 हर्ट्ज के सोर्स के साथ ये कितने फ्रीक्वेंसी दे रहा है, 5 बीट्स। यानी आंसर या तो 5 ज़्यादा या 5 कम। ठीक है, 100 हर्ट्ज के साथ 105 आंसर देगा या 195, ऐसे 5 बीट्स मिल सकते हैं। सेकंड हार्मोनिक ऑफ दिस सोर्स, बेटा अगर इनके सेकंड, ये तो इसका फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, अगर मैं इसका सेकंड हार्मोनिक पूछूं, मतलब डबल कर दें फ्रीक्वेंसी, तो इसका सेकंड हार्मोनिक कितना हो गया 210, और ये होता तो सेकंड हार्मोनिक क्या हो गया 190। अब क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड हार्मोनिक जो है वो 205 के साथ 5 बीट्स देगा। बेटा 205 के साथ इन दोनों में से कौन 5 बीट्स देगा। आप बोल सकते हैं सर 210 ऐसा है जो 205 के साथ 5 बीट्स देगा। इसका मतलब 105 वो रिजल्ट है जो 100 के साथ तो 5 देगा, और इसका डबल मतलब 205 के साथ 5 देगा। तो आपका आंसर जाना चाहिए 105, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 105 100 के साथ कितने दे रहा है 5, और इसका डबल मतलब 210 के साथ भी 5 दे रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन ने बोला दिया बेटा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता था अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन ए इज हर्ड बाय ऑब्जर्वर इन ट्रेन बी 3/4। देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखें कि इसने ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि वो पास जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, अवे आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कैसे। क्वेश्चन बोल रहा है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन ए, तो बेटा ये तो आपका हो गया सोर्स तो आपका हो गया बेटा ए। अब क्या बोला है इसने, ट्रेन भी 3/4 पार्ट रिसीव कर रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब अवे जा रहा है। तो बेटा ये आपका ट्रेन ए था, ये आपका ट्रेन बी था, और ये अवे जा रहा है। ये हमने कैसे डिसाइड किया, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है इसलिए। राइट, अब क्या हो रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रेन बी इन मीटर पर सेकंड। बेटा इसका वेलोसिटी पूछा है, ये ऑब्जर्वर है, वीओ आपको कैलकुलेट करना है, और ये क्या कर रहा है, ट्रेन ए रेस्ट पर है, ट्रेन ए आपका रेस्ट पर है, खड़े खड़े हॉर्न बजा रहा है। अब फार्मूला क्या बनेगा, n' = n। बेटा कोई भी अवे जाता है तो फ्रीक्वेंसी घटाता है, और पास आता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। अवे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, तो v - vo अपॉन v। ये सॉल्व कर रहे हैं, सोर्स रेस्ट पर है। राइट, अब वैल्यू पुट करें, n' = n, v कितना बेटा 332 माइनस vo, या इसकी वैल्यू हम पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं फिर वैल्यू पुट कर लेंगे। n' का वैल्यू कितना था 3/4n = n v - vo/v। बेटा n से n कैंसिल, सो 3v = 4v - 4v0। तो बेटा v0 = हो गया v/4। समझ में आएगा मैंने इसको क्यों मना किया कि लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे, वरना बार बार 332 को मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब v का वैल्यू कितना था बेटा 332 / 4, तो आपका आंसर जो आना चाहिए था बेटा 83, ये आपका आंसर आ जाएगा। राइट बेटा, चलिए तो इसमें एक खास बात थी कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमें समझना पड़ा कि ये
किस तरह से मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार आप देखें, क्या क्वेश्चन था बेटा, 2 आइडेंटिकल सोनोमीटर वायर्स है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 500। बेटा दोनों वायर की फ्रीक्वेंसी कितना है, 500 हर्ट्ज, ठीक है। अंडर द सेम टेंशन, दोनों का टेंशन भी सेम है। वॉट फ्रैक्शन, एक तो हम ये क्लियर कर दे बेटा, फ्रीक्वेंसी और टेंशन में ये रिलेशन होता है एन प्रोपोर्शनल टू रूट टी, राइट। दोनों का टेंशन सेम है, इसलिए दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अब ये बोल रहा है किसी एक के टेंशन में हम कितना परसेंट चेंज करें, कितना फ्रैक्शनल चेंज करें कि दूसरा वाला जो है वो 5 बीट्स देने लगे। बेटा देखो, 2 वायर में से एक ये वायर है, इसकी फ्रीक्वेंसी 500 है, सेम रहेगी। ये जो वायर टेंशन कितना है, टी, इस वाले का टेंशन सपोज मैं बढ़ा के टी प्लस डेल्टा टी कर दूँ, तो बेटा ये 5 बीट्स देने चाहिए। अब बेटा टेंशन बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो पहले 500 था तो अब फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी 505, क्योंकि टेंशन बढ़ाने में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा। अब बेटा इस टेंशन पे ये फ्रीक्वेंसी, इस टेंशन पे ये फ्रीक्वेंसी, सॉल्व करके टेंशन में परसेंटेज चेंज पता करना है। ठीक है सर, अब तो सिंपल हो जाएगा ये। तो आप बोलेंगे एन डैश बाय एन इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी बाय टी। कैलकुलेट करते हैं बेटा, एन डैश की वैल्यू 505, एन की वैल्यू 500, ठीक है। टी प्लस डेल्टा टी, क्या इसको मैं ऐसा लिख दूं बेटा, 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी की होल पावर हाफ, टी से डिवाइड किया, पावर रूट लिया, ये बेटा ये हो गया 1.01 इक्वल टू बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करें, हाफ डेल्टा टी बाई टी। तो बेटा हाफ डेल्टा टी बाई टी इक्वल किसके हो गया आपका, 0.01। तो डेल्टा टी बाई टी हो गया बेटा 0.02। अब परसेंटेज चेंज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल टू 2%। 2% का फ्रैक्शनल चेंज होना चाहिए था बेटा इसमें, राइट। तो आंसर आ जाएगा 2%, ये आपका आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, बस इसमें ये ध्यान रखना था टेंशन बढ़ा रहे हैं मतलब तो 5 बीट्स 505 करके लेना था, अगर टेंशन घटता तो मैं 495 लेके सॉल्व करता, राइट बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझें एक बार। When a source of frequency n is receding away from the stationary observer, बेटा सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है, ये सोर्स है, ये अवे जा रहा है ऑब्जर्वर से, तो फ्रीक्वेंसी कितना रिसीव होगा इस केस में, n1 इक्वल टू n। बेटा सोर्स अवे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, तो v प्लस वी डैश, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v डैश है। अब आपसे पूछा है चेंज कितना होगा फ्रीक्वेंसी में, डेल्टा n1। तो बेटा दूर जाने से फ्रीक्वेंसी घटेगा, यानी चेंज कितना हुआ, इनिशियल माइनस फाइनल। अब इसको अगर सॉल्व करें तो डेल्टा n1 इक्वल टू, बेटा n कॉमन ले लें, एलसीएम ले लिया आपने v माइनस वी डैश, तो ये हो गया v माइनस वी डैश, क्योंकि पहले फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये प्लस साइन था, ठीक है प्लस साइन आ गया, तो v प्लस वी डैश माइनस v, और बेटा v से v आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा एन वी डैश अपॉन वी प्लस वी डैश। सोर्स दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर अपनी जगह पर था, तो ऑब्जर्वर एज पर सोर्स दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जो रिसीव होगी वो क्या होगी बेटा, एन वी अपॉन वी प्लस वी डैश। दूर जाने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा इसलिए। अब बेटा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, दूर जाने पे कम हुआ है, इसलिए मैंने इनिशियल वाले से इसको माइनस किया, एन आपने कॉमन ले लिया, वी प्लस वी डैश एलसीएम लिया, तो वी प्लस वी डैश माइनस वी, तो फॉर्मूला बना एन वी डैश अपॉन वी प्लस वी डैश। ये तो आपका डेल्टा n1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब सेकंड केस पे आ जाते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, ये रिड्यूसिंग की जगह बेटा रिसेडिंग है, दूर जा रहा है, यहाँ पे भी है। सेकंड केस में आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द ऑब्जर्वर रिसेडिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी। अब सेकंड केस में बेटा सोर्स तो अपनी जगह पर है, लेकिन ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, तो अब कितना फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, एन। ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, वी माइनस वी डैश बाय वी। तो बेटा चेंज कितना हुआ, डेल्टा n2 इक्वल टू, चेंज हो गया आपका इनिशियल माइनस फाइनल। तो बेटा n कॉमन ले लें, v एलसीएम ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस वी प्लस वी डैश। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो गया बेटा, एन वी डैश बाई वी, ये डेल्टा n2 की वैल्यू हो गई। अब बेटा डेल्टा n1 की वैल्यू था एन वी डैश अपॉन वी प्लस वी डैश, और डेल्टा n2 की वैल्यू था एन वी डैश अपॉन वी। अगर दोनों को डिवाइड करें तो डेल्टा n1 अपॉन डेल्टा n2, बेटा अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा v अपॉन वी प्लस वी डैश। तो बेटा देखिए लोअर साइड आपका v प्लस वी डैश आ रहा है, तो वैल्यू हायर है, तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए था, डेल्टा n2 मोर देन डेल्टा n1। ये आंसर तो इसमें जा रहा है। साथ में एक चीज़ और देखो,
डेल्टा N1 एंड डेल्टा N2 दोनों नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी यहाँ सही आंसर है। मैंने आपको बताया था मेरे वीडियोस में आपको मोर देन करेक्ट आंसर मिलेगी, क्रॉस चेक आपको कर सकते हैं चारों आंसर क्या हो सकते हैं। ये आंसर नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है क्या, देखो डेल्टा N1 इक्वल टू डेल्टा N2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब अब यहाँ पे आंसर देखो दोनों नॉट इक्वल टू 0 तो हैं, लेकिन क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो कई बार बच्चे मुझसे इस चीज क्वेश्चन के लिए बोलते हैं सर देखो डेल्टा N1 भी 0 के बराबर नहीं है, डेल्टा N2 भी 0 के बराबर नहीं है, देखो डेल्टा N1 की वैल्यू भी कुछ मिल रही है, डेल्टा N2 की वैल्यू भी कुछ मिल रही है, तो दोनों ही 0 के बराबर नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, 0 के बराबर नहीं है, लेकिन दोनों इक्वल भी तो नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत होगा, राइट। तो मैंने थोड़ा सा क्लियर किया क्या यहाँ गड़बड़ कर सकते हो आप, तो आपका आंसर डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whistles A and B produce notes of frequency 660 and 596। बेटा दो अलग अलग whistles हैं, एक का फ्रीक्वेंसी 660 है, दूसरा का फ्रीक्वेंसी 596 है। देयर इज ए लिसनर एट द मिड पॉइंट। भाई एक विसल A फ्रीक्वेंसी कितना 660, दूसरा B फ्रीक्वेंसी कितना 596। एक ऑब्जर्वर या लिसनर यहाँ पर, ठीक है सर बना दिया जैसा क्वेश्चन है, बोथ द विसल बी एंड लिसनर स्टार्ट्स मूविंग विद स्पीड 30 अवे फ्रॉम द विसल। बेटा ये भी यहाँ से इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, और ये भी यहाँ से इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, दोनों ए से अवे जाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, साउंड का वेलोसिटी दे दिया, हाउ मैनी बीट्स विल बी हर्ड बाय द लिसनर, कितने बीट्स बेटा ये रिसीव करेगा। पहले तो हम देखें ए से कितना फ्रीक्वेंसी इसको मिलेगा, एन ए, एन बेटा ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है तो V माइनस वी ओ बाई वी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना था ए का 660, साउंड का वेलोसिटी बेटा 330, ये हो गया 330 माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितना है बेटा 30। तो अगर सॉल्व करें तो बेटा 330 से 660 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 30, तो आंसर आया 600। इसका मतलब फर्स्ट सोर्स ए से जो फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है वो तो कितना कर रहा है बेटा 600 हर्ट्ज रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब बी से कितना रिसीव करेगा बेटा, अगर बी को ध्यान से देखो तो दोनों सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। अगर फार्मूला से लिखें तो भी हमें समझ में आएगा, डायरेक्ट भी हम बोल सकते थे, पहले फार्मूला से लिख लें। ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, सोर्स पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, तो अल्टीमेटली देखो एन आ गया। वरना भी इतना नहीं करते तुम क्या सोचते, अगर कभी भी सोर्स और ऑब्जर्वर सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जाते हैं ना तो उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो बेटा बी से इसको कितना फ्रीक्वेंसी मिलेगा 596। तो अगर आपसे पूछा जाए बीट्स कितने मिलेंगे, अब आप बीट्स बता सकते हैं 600 ए से 596 बी से, तो 4 बीट्स आप यहाँ पे रिसीव कर पाएंगे, राइट बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है बच्चों को, थोड़ा सा देखने में डरावना जरूर लग रहा है, पर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे रहे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बैंड प्लेइंग म्यूजिक एट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन। भाई देखो ये एक बैंड है, ये दीवार की तरफ जा रहा है कितनी वेलोसिटी से वीबी, इसके पीछे एक मोटरिस्ट है, ये दीवार की तरफ जा रहा है कितनी से वीएम। इसने बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी एफ बोला है, मैं फ्रीक्वेंसी एन मान रहा हूँ क्योंकि मुझे एन लिखने की आदत है। एफ जिसको जो जैसे किसी को फ्रीक्वेंसी एफ लिखने की आदत है वो एफ लिख देता है, जिसको फ्रीक्वेंसी एन लिखने की आदत है तो एन लिखता है, हम एन के फॉर्म में आंसर बता देते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वी इज द स्पीड ऑफ साउंड द एक्सप्रेशन फॉर द बीट्स फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द मोटरिस्ट। बेटा मोटरिस्ट कितने बीट्स फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा ये आपसे पूछना चाह रहा है। देखो मोटरिस्ट इसके पास आ रहा है तो जो एक फ्रीक्वेंसी तो ये डायरेक्ट मिलेगी इसको, डायरेक्ट मतलब सोर्स से बैंड से डायरेक्ट मोटरिस्ट पर जाए, तो उस वक्त बेटा क्या मिलेगी इसको, डायरेक्ट जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसमें एन डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एन ऑब्जर्वर पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, और सोर्स दूर जा रहा है फ्रीक्वेंसी घटाएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्ट मिल गई इसको, राइट। अब बात करते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन कितना मिलेगा, ये तो कौन सा मिला बेटा डायरेक्ट, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा। देखो बेटा जब हम वॉल वाले क्वेश्चंस करते हैं ना तो हम इस तरह से, आपने पूरा डेरिवेशन किया होगा, मैं पूरा डेरिवेशन तो नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला सिर्फ आपको बता रहा हूँ। जब ये इधर जा रहा होता है और साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आता है तो ये कार सोर्स होता है, जब साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो वॉल के पास आ रहा है, और यही ऑब्जर्वर होता है जब साउंड रिसीव करता है तो भी वॉल के पास आ रहा होता है। यानी दोनों केस में बेटा ये क्या कर रहा है, वॉल के पास आ रहा है। अब दोनों केस में अगर वॉल के पास आ रहा है मतलब दोनों केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा। यहाँ क्या कहेंगे बेटा, देखो
ये जब बैंड साउंड प्रोड्यूस करेगा तो वॉल के पास जा रहा है यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, और जब साउंड रिफ्लेक्ट होके मोटरिस्ट के पास आएगी तो भी देखो मोटरिस्ट भी पास आ रहा है। तो अल्टीमेटली सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों पास आ रहे हैं। यहाँ ये मत सोचना सर ये तो इससे दूर जा रहा है, डायरेक्ट वाले में हम देखेंगे रिफ्लेक्ट होकर तो साउंड ऐसे आएगा, यहाँ से साउंड पहुंचेगा यहाँ। तो जब साउंड प्रोड्यूस हुआ तब भी वॉल के पास आया, और जब साउंड रिफ्लेक्ट हो गया तभी इसके मोटरिस्ट के पास आ रहा है। तो बेटा फाइनली फॉर्मूला जो मिलेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या मिलेगा, एन सोर्स पास आ रहा है, ऑब्जर्वर भी पास आ रहा है, तो दोनों फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ऑब्जर्वर के लिए भी प्लस साइन और सोर्स के लिए माइनस साइन। सोर्स के लिए माइनस साइन क्यों, सोर्स अपॉन में आता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए। अब बेटा इसने पूछा है बीट्स कितने मिलेंगे। अब सिंपल कैलकुलेशन बच रहा है, बीट्स इक्वल टू कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी। देखो यहाँ v माइनस वी बी से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ v प्लस वी बी से डिवाइड कर, तो रिफ्लेक्टेड साउंड ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तो एन आर माइनस एन डी डायरेक्ट वाली। एन आर माइनस एन वी में ध्यान से देखो, एन वी प्लस वी एम तो कॉमन आ गया, एलसीएम क्या लेंगे बेटा, वी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वी प्लस वी बी माइनस वी प्लस वी बी। बेटा v से v कैंसिल, तो आंसर आया 2n वी बी वी प्लस वी बी अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। अब मैंने जैसे n बोला इसको f बोला, तो 2f वी बी 2f वी बी वी प्लस वी एम, सॉरी ये v प्लस वी एम था ऊपर, ये देखो वी एम था, एन वी प्लस वी एम आपने कॉमन लिया तो v प्लस वी एम अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी बी, आंसर सी आपका आ जाएगा। राइट भाई, अपर साइड तो v प्लस वी एम था ना, उसी को तो कॉमन लिया था आपने, तो v प्लस वी एम आपका कॉमन आएगा, ये आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा दिखने में डरावना लगा पर डरावना नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसका स्क्रीन थोड़ा सा रुक रहा है, ठीक है। द साउंड सोर्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी v1 v2। बेटा दो सोर्स हैं, अगेन डॉपलर का क्वेश्चन, एक सोर्स S1 एक सोर्स S2, दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं विद वेलोसिटी v1 एंड v2, बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। बेटा ये इधर जा रहा है v1 से, ये इधर जा रहा है v2 से, और ऑब्जर्वर बीच में खड़ा है। अब आपसे क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर 6 बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों मिलकर 6 बीट्स ये रिसीव कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ साउंड गिवन दैट v1 माइनस v2 की वैल्यू। बेटा पहले तो फर्स्ट वाले सोर्स से कितना फ्रीक्वेंसी मिलेगा, n, ऑब्जर्वर रेस्ट पे, सोर्स दूर जा रहा है दैट मीन v अपॉन v, सोर्स दूर जा रहा है फ्रीक्वेंसी घटाएगा तो v प्लस v1, ये तो फर्स्ट से। सेकंड से कितना फ्रीक्वेंसी मिलेगा, एंड v अपॉन v प्लस v2। अब नंबर ऑफ बीट्स मतलब इन दोनों का डिफरेंस। अब डिवाइड प्रॉब्लम आती है माइनस किसको करें, वैसे तो आप किसी को माइनस करो, अगर साइन नेगेटिव में आ जाएगा तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर सोचें, क्वेश्चन ने साफ बोला है v1 की वैल्यू ज़्यादा है v2 से, इसका मतलब बेटा n1 की वैल्यू कम होगी n2 से। देखो यहाँ डिवाइड कर रहे हैं v प्लस वी1 से, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं v प्लस वी2 से, तो v1 ज़्यादा है मतलब यहाँ पे बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर तो छोटा होगा। तो अगर बीट्स आपसे पूछा जाए तो बीट्स क्या लिखेंगे बेटा, n2 माइनस n1 लिखेंगे। अब वैल्यू पुट करें, दोनों में से क्या कॉमन ले ले बेटा, nv कॉमन ले ले, क्या बचेगा 1 प्लस v प्लस वी2 1 अपॉन v प्लस वी1। बेटा nv तो बाहर है, एलसीएम बनेगा v प्लस वी1 v प्लस v2, ये v2 था, ये v1 है और ये v2 है। बेटा सॉल्व करेंगे तो v प्लस ये v2 था तो v प्लस v1 माइनस v माइनस v2। देखो v से v कैंसिल, तो nv v1 माइनस v2, और बेटा क्वेश्चन में बोला है v1 v2 दोनों v से काफ़ी छोटे हैं, तो यहाँ v1 v2 को v के कंपेरिजन में हम नेगलेक्ट कर दे तो v स्क्वायर बनेगा। अब इससे ये भी कैंसिल, तो ये बना n v माइनस v2 बाई v, और बेटा ये बीट्स कितने दे रखे हैं 6। अब सारे वैल्यूज पुट कर दे बेटा, n का वैल्यू कितना था 900, ठीक है सर, v1 माइनस v2 कैलकुलेट करना है, अपॉन v का वैल्यू कितना है बेटा 300 इक्वल टू कितना है 6। बेटा ये कैंसिल, तो v1 माइनस v2 का वैल्यू मिलेगा 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। भाई 900 से 300 3 टाइम्स और 6/3 2 आ जाएगा, तो इनकी वेलोसिटी का डिफरेंस 2 रहेगा। एक बढ़िया क्वेश्चन, भले मान के चलो नीट में क्वेश्चन आएगा तो उस साल के पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन आपका यही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साउंड वेव ट्रेवल्स एट 350 मीटर पर सेकेंड थ्रू ए वार्म एयर। बेटा एक तो एयर की बात करें हम, और दूसरा हम किसकी बात करते हैं, ब्रास की।
ब्रास की बात करें, एक एयर की बात की, एक हमने ब्रास की बात की। अब क्या बोल रहा है, एयर में साउंड की वेलोसिटी v कितना है बेटा 350, और ब्रास में वेलोसिटी कितना है आपका 3500, एक में 350 एक में 3500। वेवलेंथ ऑफ 700 हर्ट्ज अकोस्टिक वेव एज इंटेंस, बेटा यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो है 700 हर्ट्ज। बेटा जब भी एक वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है ना, तो फ्रीक्वेंसी वैरी नहीं करती, क्योंकि सोर्स तो वही था। तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी 700 ही आपका आएगा, फ्रीक्वेंसी दोनों जगह सेम रहेगी। अब बेटा लैम्डा कितने फैक्टर से चेंज होगा वो आपसे पूछा है, जब एयर से ब्रास में जाएगा। तो बेटा एन अगर सेम है तो क्या मैं ऐसा बोल दूँ, v इक्वल टू एन लैम्डा से v1 बाय v2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। फर्स्ट में बेटा ये कितना 350, सेकंड में वेलोसिटी कितना 3500, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। तो बेटा यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यानी बेटा 10 टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका आंसर जाना था। चाहो तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर, इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं। वेलोसिटी कितना हो गया बेटा 10 टाइम्स, तो लैम्डा भी कितना होगा 10 टाइम्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम था तो भी प्रोपोर्शनल लैम्डा हो गया। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, A person speaking normally produces a sound of intensity 40 decibel at a distance of 1 meter if the threshold intensity is of reasonable। बेटा देखो, हम जो इंटेंसिटी रिसीव कर रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं अभी, और हम जो लाउडनेस रिसीव कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं 40 डेसिबल, और हमारी सुनने की जो मिनिमम कैपेसिटी है वो कितना है बेटा 20 डेसिबल। अब दोनों के लाउडनेस लेवल हमें दे दिया, एक का 40 डेसिबल एक का 20 डेसिबल। अब क्या बोल रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ही कैन हियर क्लियरिटी, राइट। डिस्टेंस पूछ रहा है। 40 डेसिबल कब रिसीव कर रहे हो, जब डिस्टेंस 1 मीटर है। तो इसके लिए डिस्टेंस आपको दे दिया 1 मीटर, और इसके लिए डिस्टेंस आपसे पूछ लिया। बेटा लाउडनेस लेवल का फॉर्मूला जो होता है, लाउडनेस लेवल इक्वल टू 10 log I अपॉन I0, राइट बेटा। फर्स्ट केस में लाउडनेस लेवल कितना है 40, सेकंड केस में लाउडनेस लेवल कितना है 20। और बेटा हमें समझ में आता है यहाँ से इंटेंसिटी का रेशियो अगर देखें तो एक बात हमें समझ में आती है, ये I अपॉन I डैश की बात करें अगर हम, तो I डैश जब 10 टाइम्स होगा, I डैश जब 10 टाइम्स होगा, तो बेटा ये 10 टाइम्स होने का मतलब हो गया लाउडनेस लेवल 10 डेसिबल बढ़ेगा। आप इसको याद रखें सिंपल फॉर्म में कि जब भी इंटेंसिटी 10 टाइम्स होती है तो लाउडनेस लेवल 10 डेसिबल बढ़ता है। जब भी इंटेंसिटी 1/10 टाइम्स हो जाएगी तो लाउडनेस लेवल 10 डेसिबल घटेगा, राइट बेटा। तो यहाँ से ये बात हमें समझ आ गई। तो अभी देखो द लाउडनेस लेवल कितना चेंज करना है, 40 से 20 डेसिबल, 40 डेसिबल से 20 डेसिबल तक जाना है, यानी बेटा 20 डेसिबल का डिक्रीमेंट होना है। तो 10 डेसिबल का डिक्रीमेंट होता 1/10 होने से, तो 20 डेसिबल का डिक्रीमेंट होने का मतलब इंटेंसिटी आपकी 1/100 हो जाएगी। इंटेंसिटी 1/100 होगी, एक बार में 10 फिर एक बार में 10, तो 20 डेसिबल से इतना। अब बेटा डिस्टेंस का रेशियो पूछ लिया, I प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो I डैश बाय I इक्वल टू D बाय D डैश का स्क्वायर। I डैश सेकेंड केस में इंटेंसिटी क्या हो गया 1/100 इक्वल टू फर्स्ट केस में डेंसिटी 1 और सेकेंड में ये पूछा है आपसे, इसका क्या है बेटा स्क्वायर। तो D डैश कितना हो गया आपका 10, यानी 10 मीटर डिस्टेंस आपका होगा। तो आंसर आ जाएगा बेटा 10 मीटर। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट याद रखना बेटा। जब भी इंटेंसिटी 10 टाइम्स होती है, लाउडनेस लेवल 10 डेसिबल, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि 30 डेसिबल लाउडनेस लेवल बढ़ गया। अब 30 डेसिबल बढ़ने का मतलब हो गया 1000 टाइम्स इंटेंसिटी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एक डॉपलर्स का क्वेश्चन बेटा। एक सोर्स है जो इधर ट्रैवल कर रहा है, एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ पर रेस्ट पर है। अब आपसे क्या पूछा है, कितना फ्रीक्वेंसी ये रिसीव करेगा। बेटा सोर्स के वेलोसिटी के अगर दो कंपोनेंट कर दें तो बेटा ये एंगल आपको दिया हुआ है 60, तो ये कंपोनेंट हो गया VS cos 60। तो मुझे एक बात समझ में आती है बेटा, ये जो सोर्स है ये ऑब्जर्वर के पास आ रहा है VS cos थीटा से, तो फॉर्मूला होगा n डैश इक्वल टू n, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है, V माइनस VS cos थीटा। बेटा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना था 100, साउंड का वेलोसिटी कितना है 330, V का वैल्यू कितना है 330, माइनस सोर्स का वेलोसिटी कितना दिया बेटा आपको 19.4, अप्रॉक्स 20 ले लेते हैं, और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 330 अपॉन 320, ये 320 हो जाएगा बेटा। तो ये बात समझ में आती है बेटा, 100 से थोड़ा ज़्यादा आएगा तो इसको एक्जैक्टली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 103 आपका आंसर बन जाता है, राइट। बढ़िया क्वेश्चन था।
सिर्फ आपको कंपोनेंट लेना है डॉपलर इफेक्ट के केस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन इज इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप एट बोथ द एंड्स ओपन एट बोथ। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप क्या होती है बेटा, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप मतलब V/4LC क्लोज्ड पाइप है, ये इक्वल है, इसका लेंथ मुझे दे दिया, क्लोज्ड पाइप का लेंथ मुझे दे रखा है 20, जरूरत पड़ेगी तब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, इज इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। बेटा और ओपन पाइप का पहला जो फ्रीक्वेंसी होता था वो तो होता है V/2L, फिर आता है बेटा 2V/2L, फिर आता है 3V/2L, तो सेकेंड ओवरटोन कौन सा होगा 3V/2L, ये कौन सा ओपन वाला। अब ये सॉल्व करके बेटा LC दिया हुआ है, LO पूछा है, V से V तो कैंसिल हो गया, तो LO इक्वल टू कितना हो गया बेटा 8/2 से 2 टाइम्स, सॉरी 2 से बेटा 2 टाइम्स, तो LO कितना हो गया 6 टाइम्स ऑफ LC, और LC कितना था 20, तो ये हो जाएगा बेटा 120 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बीट्स को लेके बेटा क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए फर्स्ट वाले का ओमेगा दिया हुआ है 600 पाई टी और सेकंड वाले का दिया हुआ है 608 पाई टी। बेटा ओमेगा 1 इक्वल टू 600 पाई, तो ओमेगा 1 को लिख दें 2 पाई n1 दैट इज इक्वल टू 600 पाई, तो इससे n1 की वैल्यू तो मिला 300, बिल्कुल ऐसे ही n2 की वैल्यू मिल जाएगा 304 सेकंड वाले से। तो नंबर ऑफ बीट्स अगर पूछ रहा है तो नंबर ऑफ बीट्स तो हमें डायरेक्ट समझ में आ गया 4, यानी ये कन्फर्म है आंसर या तो बी जाएगा सी जाएगा, इसी में बीट्स 4 दिए है। अब बेटा इंटेंसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो पूछा, वैक्सिंग करना विनय करना मतलब मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ लिया। बेटा अगर मैं इनके एम्पलीट्यूड देखूँ तो एक का 4 है एक का 5 है, तो बेटा इनके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो ये हो जाएगा 5 + 4 अपॉन 5 - 4 दैट मीन 9:1। तो बेटा इंटेंसिटी स्क्वायर होती है एम्पलीट्यूड के, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो हो जाएगा 81:1। 81:1 आपका आंसर आएगा, तो बी आंसर आ जाएगा बेटा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल है बेटा, ये स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट से एक्सेलरेशन, ये बेटा AI ट्रिपल में आया हुआ है कुछ सालों पहले क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, समझें। एक मोटरसाइकिलिस्ट है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, बेटा यहाँ पे सोर्स है, एक बाइकर यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, बाइकर की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, मान लेते हैं S डिस्टेंस पे पहुँच गया यहाँ पर, ये आपका ऑब्जर्वर पहुँच गया। अब ये कह रहा है और इसका एक्सेलरेशन आपको दे दिया 2, ये क्या कह रहा है यहाँ पहुँच कर 94% फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है, तो आपसे पूछा है कितना दूरी आ गया होगा। पहले तो बेटा मैं डॉपलर इफेक्ट की बात करूँ, n' = n, मान लेते हैं यहाँ पर इसका स्पीड क्या हो गया बेटा v, तो VO मान लेते हैं, तो n' = n, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है मतलब V - VO/V, ये फार्मूला आपका यूज़ होगा। अब फ्रीक्वेंसी 94% हो गई, मतलब बेटा इनिशियल फ्रीक्वेंसी 100 है तो अब फ्रीक्वेंसी हो गई 94, इनिशियल 100 अब फ्रीक्वेंसी हो गई 94 इक्वल टू V - VO/V। बेटा ये हो गया 0.94, तो V से मल्टीप्लाई करें तो 0.94V इक्वल टू V - V0, तो बेटा V0 की वैल्यू हो गया 0.06V, तो V0 की वैल्यू हो गया 0.06। साउंड का वेलोसिटी कितना दिया बेटा 330, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो ये आपका वैल्यू मिलता है बेटा 6 × 3 18 8 और 6 × 3 18 19.8, अप्रॉक्सीमेटली 20 मान लेते हैं। मुझे इसका वेलोसिटी पता लग गया 20 हो गया। अब आपसे पूछा है बेटा कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा इसने। बेटा फाइनल वेलोसिटी ऑब्जर्वर का मिल गया, ऑब्जर्वर की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ऑब्जर्वर के लिए 1D का इक्वेशन लगा दें V² = U² + 2S। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी बेटा कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर 400, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है 2 और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस हमारे अकॉर्डिंग आया 100, हमारे अकॉर्डिंग डिस्टेंस 100 आया। हमने बेटा 19.8 को 20 ले लिया था इजी कैलकुलेशन करने के लिए, तो बेटा 100 के नियर अबाउट आंसर हो जाएगा 98, ये आपका आंसर जाएगा। तो एक और अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है,
इसको कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। वाइल मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड बाय परफॉर्मिंग ए रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट गेट द फर्स्ट रेजोनेंस। बेटा देखो, जब भी हम रेजोनेंस ट्यूब की बात करते हैं, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी N1 इक्वल टू आपको मिलता है V/4L। अब हम एक पर्टिकुलर ट्यूनिंग फॉर्क से पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो N का वैल्यू तो फिक्स हो गया, तो बेटा लेंथ कितना आएगा ये कौन डिसाइड करेगा? वेलोसिटी डिसाइड करेगा। कितने लेंथ पे रेजोनेंस मिलेगा ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। और एक बात और समझ में आती है बेटा, सेकंड रेजोनेंस लेंथ जो होता है ना, वो 3 टाइम्स होता है फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ के। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ मिलता है λ/4 पर और सेकंड रेजोनेंस लेंथ मिलता है 3 λ/4 पर। तो बेटा ये इसका 3 टाइम्स होता है, ये भी हमें समझ में आता है। ठीक है सर, ये चीज़ तो क्लियर होगी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ 18 है, फर्स्ट केस में रेजोनेंस लेंथ बेटा 18, तो सेकंड रेजोनेंस लेंथ आना चाहिए था 54। पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एक्सपेरिमेंट जब आपने विंटर में किया था ना तब 18 आ रहा था। जब समर में आप करेंगे ना, तो समर में टेम्परेचर बढ़ गया तो वेलोसिटी बढ़ गया होगा, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो बेटा रेजोनेंस लेंथ बढ़ जाएगा इस रिलेशन से। इसका मतलब पहले जो 18 पर रेजोनेंस लेंथ आ रहा था वो 18 से ज़्यादा पे आएगा, तो सेकंड रेजोनेंस लेंथ है वो 54 से ज़्यादा पे आएगा, क्योंकि 3 टाइम्स करना होगा। तो आपका आंसर आएगा, अब जो आएगा वो 54 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ने से लेंथ बढ़ गया, तो आपका आंसर मोर देन 54 जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो जब भी आपका टेम्परेचर पे बेस्ड क्वेश्चन आए ना, तो ध्यान रखें टेम्परेचर के पे बेस्ड क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ साउंड लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्या बोल रहा है, ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड प्लेस नियर द। बेटा यहाँ से फोर्स आपने कोई भी फ्रीक्वेंसी सोर्स साउंड प्रोड्यूस किया आपने। अब एक साउंड तो इसमें से डायरेक्ट यहाँ आएगा और एक साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा, तो बेटा दोनों के फेज में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, ये हमें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है, जब आप इस पिस्टन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देते हैं इधर, तो बेटा पहले जो मैक्सिमम मिल रहा था उसकी जगह मिनिमम मिलता है। इसका मतलब बेटा जब तक ये पिस्टन डिस्प्लेस नहीं हुआ है तब तक पाथ में डिफरेंस λ/2 का 2 टाइम्स है, इवन नंबर्स। फिर जब इसको डिस्प्लेस किया तो पाथ में डिफरेंस ऑड टाइम्स हो गया, 3 λ/2। तो बेटा ये जो पाथ में डिफरेंस आया कितना आया, λ/2। 3 λ/2 में से 2 λ/2 माइनस किया। ये जो पाथ में डिफरेंस आया वो किसके कारण आया, इस पिस्टन के खिसकने के कारण। अब पिस्टन के खिसकने के कारण इधर से वेव को इतना एक्स्ट्रा पाथ चल के आना पड़ा, क्योंकि पिस्टन यहाँ पहुँच गया। अब तो बेटा कितना एक्स्ट्रा पाथ चलना पड़ा, 8.75 जाना और 8.75 आना, तो एक्स्ट्रा पाथ मिला 2 × 8.75 दैट इज इक्वल टू λ/2। तो लैम्डा की वैल्यू हो गया बेटा 4 × 8.75, ये आपका आता है 35 सेंटीमीटर। 8.75 × 2 17.5 और इसका फिर 2 टाइम्स 35। बेटा मुझे लैम्डा पता लग गया। अब बेटा वेलोसिटी मुझे दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो v इक्वल टू n लैम्डा। वेलोसिटी कितना 350, n पूछा है, लैम्डा बेटा 35/100, क्यों सॉरी मीटर में कन्वर्ट किया आपने इसको, तो n का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 1000। ये आपका आंसर आ जाएगा। लगी समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन पाइप। बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक करेक्शन मैं करना चाहूँगा, चलो पूरा सॉल्व करते हैं फिर बता दो क्या करेक्शन था, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर एडजस्ट करेंगे। सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन पाइप इज 100 हर्ट्ज लेसर, ये लेस है, लेसर देन थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप। बेटा देखिए सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप कम है थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप। तो अगर मैं आपसे बोलूँ थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप का थर्ड ओवरटोन कितना होता है बेटा, v/4L फंडामेंटल, फिर 3v/4L, फिर 5v फिर 7v, तो ये कितना हो जाएगा 7v/4L। ये ज़्यादा है 100 हर्ट्ज ज़्यादा किससे, सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। बेटा ओपन पाइप की पहली फ्रीक्वेंसी होती है v/2L, फर्स्ट ओवरटोन होता है 2v/2L, तो सेकेंड ओवरटोन होगा 3v/2L। इन दोनों का डिफरेंस 100 दिया हुआ है। अब बेटा इसमें से इसको माइनस करेंगे अगर, तो 4L आपने एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 7v माइनस ये हो गया 6v इक्वल टू 100। तो इससे बेटा v/L की वैल्यू पता लग गई 400। v/L की वैल्यू पता लग गई, ठीक है। आपने कहा सर v/L पता लग गया। अब क्या पूछा इसने, फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप ऑफ हाफ लेंथ। बेटा फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप 5v/4L और हाफ लेंथ L/2।
भाई फिफ्थ हार्मोनिक मतलब V/4L का 5 टाइम्स, क्लोज पाइप है, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा 5V/2L। अब इसकी वैल्यू पूछा है तो बेटा V/L की वैल्यू 400 रख दे तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 400, आंसर आएगा 1000। इसमें बाई मिस्टेक 100 दिया हुआ है तो इसको 1000 कर लें और ये आंसर आपका ठीक आ जाएगा। या फिर फ्रीक्वेंसी को 100 हर्ट्ज की जगह 10 हर्ट्ज कर दे तो 100 आ जाएगा, कोई बात नहीं, वो कैलकुलेशन वाली बात है, आप समझ जाएंगे। A closed and open pipe of same length produce two beats in their fundamental beats if length of open pipe is half and closed pipe is double। देखो बेटा एक क्लोज और ओपन पाइप है, दोनों का शुरू में लेंथ सेम है, 2 बीट्स दे रहे हैं फंडामेंटल मोड में। बेटा फंडामेंटल मोड में ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी होती है V/2L और क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी होती है V/4L। तो इन दोनों का डिफरेंस है 2। तो यहाँ से बेटा एक रिलेशन पता लगा V/4L इक्वल टू 2, तो बेटा V/L की वैल्यू पता लगे 8। ये तो हमने पहले ही कैलकुलेट करके रख ली। अब क्या पूछा है इसके बाद बेटा, इफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज हाफ, ओपन पाइप का लेंथ हाफ कर दिया तो बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी V/2, लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज हाफ, तो ये तो बन गया आपका V/L। ये तो कौन सा हो गया ओपन। फिर क्लोज्ड वाले के साथ क्या किया इसने, लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप इज डबल, तो बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई V/4, लेंथ कितना कर दिया डबल, तो ये क्या हो गया V/8 है। अब बेटा ये तो एक हो गया, ये दूसरा हो गया। अब क्या पूछा है आपसे, अब ये दोनों मिलके कितने बीट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो बेटा अब सेकंड केस में बीट्स अगर कैलकुलेट करने हैं तो V/L माइनस V/8L, सॉल्व करेंगे तो 7V/8L आपका आंसर आएगा। और V/L की वैल्यू क्या था 8, तो 7/8 इंटू 8 यानी 7 बीट्स आपको मिलेंगे। तो अब ये आपको 7 बीट्स देंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा तसल्ली से सुनते सुनते करेंगे ना तो फिर बहुत आराम से हो जाएगा। जल्दबाजी में अगर आपने कर दिया तो फिर ये क्वेश्चन गलत होने के चांस बनेंगे बेटा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखो बेटा टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है आपके पास। ए पाइप ऑफ एयर एट 51 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस्ड 4 बीट्स। बेटा देखो शुरू में टेम्परेचर कितना है 51 डिग्री सेल्सियस, कितने बीट्स दे रहा है 4 बीट्स विद ए ट्यूनिंग फॉर्क, किसके साथ ट्यूनिंग फॉर्क के साथ। फिर ये बोल रहा है जब टेम्परेचर आपने 16 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो ये कितने बीट्स दे रहा है 1 बीट्स। अब क्वेश्चन बोल रहा है ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी। बेटा मान लेते हैं ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, मान लेते हैं ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है n। अब एक बात बताओ, तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी n है तो बेटा जो एयर पाइप है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है 4 बीट्स दे रहा है। फर्स्ट केस की बात करो मैं, फर्स्ट केस मतलब जब 51 डिग्री सेल्सियस था तो बेटा या तो n+4 हो सकता था या n-4 हो सकता था, ये हो सकता था। अब एक बात बताओ, उसके बाद मैंने टेम्परेचर घटा दिया। बेटा अभी अभी पढ़ा था V ∝T से अगर टेम्परेचर घटेगा तो वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी क्या थी V/4L। इसका मतलब टेम्परेचर घटाने पे फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए और घट के 1 बीट्स मिलेगा। तो सोचो अगर n+4 है तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी घट के जब n+1 होगी ना तो बेटा इन दोनों में डिफरेंस 1 हो सकता है। लेकिन इसको अगर और घटाएंगे तो बेटा n-4 से घट के n-5, n-5 से घट के n-6, n-6 से घट के n-7, चाहे जितना घटा दो इन दोनों के बीच में गैप 1 का नहीं आ सकता। इसका मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी मुझे छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब इस पाइप की अभी फ्रीक्वेंसी 51 डिग्री पे कितना है n+4 और 16 डिग्री मतलब टेम्परेचर घटा देंगे जब इसको तो फ्रीक्वेंसी घट के हो जाएगी n+1 ताकि 1 का डिफरेंस रहे। तो मुझे एक बात समझ में आ गया बेटा, 51 डिग्री पर फ्रीक्वेंसी कितना था n+4 और 16 डिग्री पर फ्रीक्वेंसी हो गया n+1। बेटा दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और दो अलग अलग टेम्परेचर पता लग गए। अब मुझे क्या समझ में आता है V ∝ √T और n ∝ V। तो यहाँ से अल्टीमेटली n ∝ √T कर देता हूँ। बच्चे लोग ध्यान रखें ये T टेंशन नहीं है, टेंशन तो स्ट्रिंग के लिए लेते हैं, ये T टेम्परेचर है यहाँ पे। भाई अल्टीमेटली n की वैल्यू क्या आती है V/4L या V/2L, तो n ∝ V और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल √T होता है साउंड के। आते ही सबसे पहला क्वेश्चन ये किया था √γ/RT/mw, √γ/RT/mw, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ से आप सॉल्व करें इसको तो n+4/n+1 इक्वल टू बेटा टेम्परेचर की वैल्यू 51 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 अपॉन 16 प्लस 273। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया बेटा 324 और ये हो गया 289।
तो बेटा n+4 अपॉन n+1 इक्वल टू 324 का रूट 18 और इसका रूट बेटा 17। सॉल्व कर ले बेटा इसको, तो ये हो गया आपका 17n+68 इक्वल टू 18n+18। तो अल्टीमेटली n की वैल्यू सॉल्व करके आपकी आ जाएगी 50। तो बढ़िया क्वेश्चन था। अगर टेम्परेचर के साथ रिलेट कभी करेगा ना तो इस तरह से भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं बेटा। ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में बहुत लेंथी सा लग रहा है, अगर आप लेकिन क्वेश्चन और इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं रेजोनेंस ट्यूब का, तो फिर इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ए पाइप ओपन एट टॉप एंड इज हेल्ड वर्टिकली विद सम ऑफ इट्स लोअर पोर्शन डिप्ड इन वाटर। बेटा देखो, ये कोई पाइप है, इसको आपने थोड़ा सा पानी में ऐसे डिप किया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्टेन डिप्स इमर्ज इन एयर ऑफ कॉलम ऑफ एयर कॉलम का लेंथ। बेटा एयर कॉलम का लेंथ कितना है, 3/8 मीटर। फिर क्या बोल रहा है, पाइप रेजोनेंस में ट्यूनिंग फॉर्क के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी दे दिया 684 और साउंड का वेलोसिटी दे दिया 340। बेटा इससे मैं पहले लैम्डा कैलकुलेट कर रहा हूँ, v इक्वल टू एन लैम्डा, तो लैम्डा हो गया v/n, तो ये हो गया बेटा 1/2 मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर। लैम्डा मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया क्योंकि मुझे पता है इसके में लैम्डा की ज़रूरत पड़ सकती है। और मुझे कैसे पता है, क्योंकि अल्टीमेटली पाइप का लेंथ लैम्डा के साथ ही तो वेरी करता है, लैम्डा लेंथ का रिलेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, द पाइप इज नाउ रेज्ड अप टू ए डिस्टेंस x। पाइप को बेटा यहाँ से आपने क्या किया, ऐसे ऊपर खींचना शुरू किया। ऊपर खींचना शुरू किया तो लेंथ की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, और लेंथ का वैल्यू बढ़ेगी तो ये बोल रहा है नेक्स्ट ओवरटोन मिल रहा है आपको, यानी नेक्स्ट रेजोनेंस मिल रहा है इसमें। तो अब आपसे पूछ रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखो बेटा, अगर आपको रेजोनेंस ट्यूब का कॉन्सेप्ट पता है तो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ मिलता था λ/4 पर जब इस तरह का डायग्राम आ जाता है ऐसा, और सेकंड रेजोनेंस लेंथ मिलता है बेटा 3λ/4 जब डायग्राम ऐसा मिलता है, ऐसा। ये सब रेजोनेंस ट्यूब में आपने पढ़ा हुआ है। तो बेटा मुझे पता है फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ और सेकंड रेजोनेंस लेंथ में जो डिफरेंस आता है वो आता है 3λ/4 माइनस λ/4, दैट मीन λ/2। और ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस तो एक्स बोल रहा है भाई, पहले के कंपेरिजन में एक्स ऊपर खींच दिया इसको, तो ये डिफरेंस किसके कारण है, इसको ऊपर खींचने के कारण। तो बेटा अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू आपसे पूछा है, और एक्स की वैल्यू यहां से समझ में आ गया λ/2, लैम्डा की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 50, तो भाई एक्स का वैल्यू हो गया 25। ये सब 3/8 और ये सब इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अगर आपको रेजोनेंस ट्यूब का कॉन्सेप्ट पता है तो 3/8 मीटर से कुछ नहीं करना था हमें, अननेसेसरी लेंथी कर देते क्वेश्चन। वापस सुन लो मैंने क्या किया, अच्छा क्वेश्चन था। फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ मिलता है λ/4 पर, और जैसे एयर कॉलम का लेंथ बढ़ता है तो सेकंड रेजोनेंस मिलता है 3λ/4 पर। क्वेश्चन ये कह रहा है पाइप को थोड़ा ऊपर करके आपने लेंथ बढ़ा दिया इसका, राइट। तो अब फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ और सेकंड रेजोनेंस में डिफरेंस देखा तो ये मुझे मिल गया λ/2। अब λ/2 की वैल्यू तो पता करनी है मुझे, लैम्डा मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका था, तो λ/2 मुझे कैलकुलेट करके मिल गया 25 सेंटीमीटर। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉपलर का बेटा एक क्वेश्चन है, ए साउंड सोर्स एस ऑब्जर्व O1 एंड O2 प्लेस। बेटा देखो ये सोर्स यहां पर है और ऑब्जर्वर O2 तो इधर जा रहा है, तो बेटा ऑब्जर्वर O2 इसी लाइन पर है, तो ऑब्जर्वर O2 कितना फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, NV माइनस VO/V, क्योंकि दूर जा रहा है। लेकिन ऑब्जर्वर O1 इस लाइन पर नहीं है, तो फिर बेटा ऐसे डॉपलर्स लाइन बनाते हैं, ये एंगल थीटा है, तो बेटा V का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा VO cos थीटा। तो सेकंड वाले के साथ देखा जाए तो ये VO cos थीटा से दूर जा रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा V माइनस VO cos थीटा अपॉन V। अब दोनों को अगर डिवाइड करें हम N1/N2, तो बेटा ये कैलकुलेट करके आता है V माइनस VO cos थीटा अपॉन V माइनस VO। अब इसको चेक करके मुझे देखना है कि यार N1 बड़ा है कि N2 बड़ा है। देखो VO cos थीटा की वैल्यू, VO cos थीटा की वैल्यू छोटी होगी VO से, क्यों, cos थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो बेटा V माइनस VO cos थीटा की वैल्यू, छोटी चीज माइनस हो रही है यहां पर, बड़ा होगा किससे, V माइनस VO से। भाई दोनों तरफ मैंने V ऐड किया तो ये हो गया आपका। तो बेटा यहाँ पे VO माइनस cos थीटा छोटा है तो V माइनस VO cos थीटा बड़ा होगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है तो आप बोलेंगे N1/N2 मोर देन 1 आ जाएगा, N1 N2 से बड़ा होगा, तो आंसर डी आएगा। भाई ऐसे सोच लो, मैं इसमें कई बार बच्चे क्या ऐसे करने में कंफ्यूज और होते हैं कि सर ये मतलब कैसे पता किया, समझ नहीं आया। एक काम करो,
वीओ का वैल्यू जस्ट बता रहा हूँ, जिन बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आता ना उन बच्चों के लिए स्पेशली, मान लेते हैं वीओ का वैल्यू मान लो 50 और थीटा मान लिया 37, कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो वीओ कॉस 30 की वैल्यू, वीओ कॉस 37 की वैल्यू आई बेटा 40, और इसका मतलब यहाँ तो हो गया v माइनस 40 और यहाँ हो गया v माइनस 50। तो बेटा ऊपर 40 को घटा रहा है, नीचे 50 को घटा रहे हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो n1 n2 से बड़ा था। इतना सा करना था केवल आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिसनर एक्स हेयर्स ए साउंड level of 50 decibel, he is at distance 1 kilometer from the instrument, another listener by a distance 10 kilometer from the instrument। बेटा देखो, फर्स्ट लिसनर है, ये आपका कोई भी सोर्स है, ये आपका कोई भी सोर्स है। पहला वाला यहाँ से 1 किलोमीटर पे है और दूसरा वाला यहाँ से 10 किलोमीटर पे है। 1 किलोमीटर के कंपैरिजन में 10 किलोमीटर, यानी बेटा सेकंड वाले का डिस्टेंस फर्स्ट वाले के डिस्टेंस से, सेकंड वाले का डिस्टेंस फर्स्ट वाले से 10 टाइम्स है। तो बेटा सेकंड वाले की इंटेंसिटी फर्स्ट वाले से 1/100 टाइम्स हो जाएगी। क्यों? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो बेटा डिस्टेंस 10 टाइम्स, तो इंटेंसिटी 1/100 टाइम्स हो गई, राइट बेटा, इंटेंसिटी पता लगे। अब लाउडनेस लेवल में चेंज की बात करें, लाउडनेस लेवल क्या होता है? 10 log I/I डैश, फर्स्ट आई मान लेते हैं सेकेंड, तो लाउडनेस लेवल इक्वल टू 10 log इनिशियल इंटेंसिटी और फाइनल इंटेंसिटी का रेशियो I/I कितना हो गया बेटा? 1/100। log 1/100 होता है -2, तो ये हो गया 10 × -2 -20 डेसीबल। तो बेटा एक बात समझ आएगी, लाउडनेस लेवल 20 डेसीबल मतलब लाउडनेस लेवल 20 डेसीबल डिक्रीज हो रही होगी। पहले कितना था लाउडनेस लेवल? 50 डेसीबल, अब 20 डेसीबल डिक्रीज हो गया। तो बेटा न्यू लाउडनेस लेवल कितना आ जाएगा आपका? 30 डेसीबल। क्यों? 50 - 20, 30 डेसीबल आपका आंसर आएगा, राइट बेटा। तो ध्यान रखें, इसमें दो चीज क्वेश्चन पूछ सकता था, तो कंफ्यूजन क्या होता? अगर आपसे बोलता लाउडनेस लेवल कितना डिक्रीज हो जाएगा, तो आंसर टिक करते 20 डेसीबल। इसने पूछा है लाउडनेस लेवल कितना रिसीव होगा, इसको कितना मिलेगा, तो फिर आप 30 बोलेंगे, 20 डेसीबल डिक्रीज हो गया इसलिए। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एकदम नया क्वेश्चन है, जनरली आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलता है सब जगह। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब इज माउंटेड वर्टिकली एंड कंटेन्स वाटर। बेटा एक ट्यूब है सिलेंड्रिकल, वर्टिकली रखा हुआ है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। द सिलेंडर हैज़ रेडियस ऑफ, बेटा देखिए सिलेंडर का रेडियस, ये सिलेंडर मान लेते हैं, सॉरी ये सिलेंडर है जिसका रेडियस आपको दे दिया 2.5। A tuning fork of frequency 170 Hz is placed at the open end of the tube. Water is draining out. बेटा इसमें से पानी लगातार बाहर आ रहा है। बेटा पानी लगातार बाहर आएगा तो वाटर कॉलम का लेंथ लगातार बढ़ता जाएगा। भाई मान लेते हैं पहले पानी इतना भरा हुआ था, अब जैसे जैसे पानी खाली होगा ये वाटर लेवल क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। क्वेश्चन क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड आपको दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया, आपसे हाउ मच टाइम पास बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रेजोनेंस। बेटा देखो फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ आती है λ/4 पर, सेकेंड रेजोनेंस लेंथ आती है 3 λ/4। तो बेटा इन दोनों के बीच में गैप, 2 कंसेक्यूटिव रेजोनेंस के बीच में गैप कितना हो गया? 3 λ/4 माइनस λ/4 मतलब λ/2। ये बेटा मुझे पता लगे। अब लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू कितना है? लैम्डा की वैल्यू हो गया बेटा v = n लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? v/n, v/n। तो ये कितना आ गया? 2 मीटर। तो बेटा λ/2 कितना हो गया? 1 मीटर। इसका मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 कंसेक्यूटिव रेजोनेंस के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, मतलब 100 सेंटीमीटर है। मतलब क्या हो बेटा? मान लेते हैं फर्स्ट रेजोनेंस यहाँ मिला, सेकंड रेजोनेंस यहाँ मिला, तो ये जो गैप आया ये आया 100 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या रहा है? ये दोनों गैप के बीच में टाइम इंटरवल कितना है? हाउ मच टाइम पासेस बिटवीन दीज 2 कंसेक्यूटिव सिग्नल। यानी कुल मिला के इनडायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये 100 सेंटीमीटर लेंथ खाली होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का गैप आ रहा है दोनों रेजोनेंस के बीच में, यानी 100 सेंटीमीटर खाली होने में कितना टाइम लगेगा। इसको लगातार ड्रेनेज दे रहे हैं, किसके कारण? 50 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए बेटा ये जो वैल्यू दे रखी है 55 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये वॉल्यूम पर सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम चेंज हुआ? 55। तो टी सेकंड में कितना वॉल्यूम चेंज होगा? बेटा टी सेकंड में वॉल्यूम चेंज होगा 55 × t।
समझ में आया क्या किया? 1 सेकंड में वॉल्यूम कितना चेंज हुआ? 55 सेंटीमीटर क्यूब। तो टी सेकंड में कितना चेंज होगा? 55 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो वॉल्यूम चेंज हुआ है, ये वॉल्यूम चेंज यही वाला तो है, तो इसको इक्वल टू के क्या कर दे? पाई आर स्क्वायर एल के कर दे। ये एल आपका 100 सेंटीमीटर हो गया। तो बेटा टी कैलकुलेट करना था, टी क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एल बाय 55। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 2.5 इंटू 2.5 स्क्वायर हो गया, लेंथ का वैल्यू बेटा 100/55। बेटा 22 से 2 टाइम्स, 22 से 5 टाइम्स, 2.5 इंटू 2.5 हो गया 6.25, 6.25 इंटू 100 आपका हो गया 625 इंटू 2/5 इंटू 7। ये सॉल्व करना था बेटा। तो बेटा 625 इंटू 2 आपका हो गया 1250 और 1250/5 250/7। सो आपका आंसर होना चाहिए सी। बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम बिल्कुल नया क्वेश्चन था। आपको बस क्या देखना था बेटा, दो रेजोनेंस लेंथ के बीच में डिस्टेंस होता था λ/2। लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट किया तो डिस्टेंस मिल गया 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटी आपको इनडायरेक्टली ये पूछा 100 सेंटीमीटर खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो बेटा 100 सेंटीमीटर खाली होने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड में 55 सेंटीमीटर की वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो टी सेकेंड में टी इंटू 55, और बेटा ये इक्वल टू ये टी सेकंड में खाली होने वाला वॉल्यूम है, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल कर दिया। फिर टी का वैल्यू कैलकुलेट करना था केवल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मतलब इन सब में से सबसे अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि एकदम नया क्वेश्चन होता है, टफ नहीं है पर नया क्वेश्चन है तो टफ थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज 100 टाइम्स। बेटा स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज 100 टाइम्स स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ऐसा क्वेश्चन है बोला है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी 100 टाइम्स। ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला होता है टी अपॉन पाई आर स्क्वायर डी। बेटा डेंसिटी से डेंसिटी तो कैंसिल हो गया, यहाँ बेटा क्या बचेगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू 10⁴ फोर्स अपॉन एरिया। क्या ये स्ट्रेस होता है बेटा? स्ट्रेस। आपको क्या कैलकुलेट करना था? स्ट्रेस कैलकुलेट करना था भाई। फोर्स अपॉन एरिया तो है टी अपॉन पाई आर स्क्वायर, स्ट्रेस लिख दिया। तो बेटा स्ट्रेस इक्वल टू कितना हो गया? E अपॉन 10⁴। ई का वैल्यू कितना है? 10⁻11 अपॉन 10⁴, 10�7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, टफ नहीं था, बस आपको ये दो अलग अलग फार्मूला यूज करना था और इसमें स्ट्रेस का फार्मूला लेता, डेंसिटी तो अल्टीमेटली कैंसिल ही हो गया आपका। एन ओपन पाइप इज सडनली क्लोज्ड एट वन एंड विद द रिजल्ट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक। बेटा देखिए इनिशियली पाइप कैसा है? इनिशियली पाइप है ओपन, इसको किस में कन्वर्ट किया? क्लोज्ड में कन्वर्ट किया। ओपन पाइप इज सडनली क्लोज्ड एट वन एंड विद द रिजल्ट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप। बेटा थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप की थर्ड हार्मोनिक हो गई 3V/4L इज फाउंड टू बी हायर देन 100 हर्ट्ज देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। बेटा V/2L। क्वेश्चन बोलता है ये इससे 100 हर्ट्ज हायर है, यानी 3V/4L और V/2L का डिफरेंस 100 है। तो बेटा ये सॉल्व करेंगे तो V/4L इक्वल टू 100 है, तो V/L इक्वल टू हो गया 400। V/L की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप पूछा। बेटा ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L, V/L की वैल्यू क्या था? 400, तो 400/2, 200 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 27वां क्वेश्चन था। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन, बस इसमें ये ध्यान रखना हमें ओवरटोन और हार्मोनिक में कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना बेटा ना, वरना प्रॉब्लम करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नीट में पहले भी पूछा बेटा। ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज ए फंडामेंटल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ। बेटा ओपन पाइप है ऐसा, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ का वैल्यू कितना? V/2L। अब आपने क्या किया, इसको 1/3 पानी में इमर्स करा दिया। 1/3 लेंथ ऑफ द पाइप इज इमर्ज इन डेंस लिक्विड। तो बेटा एयर जो बचेगा 2/3L में बचेगा। तो अब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा? V अपॉन, पाइप क्लोज हो चुका है, डेंस लिक्विड में करते हैं, पाइप क्लोज हो गया, तो V/4 और लेंथ कितना बचा बेटा? 2L/3। तो यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा बेटा? 3V/8L। और बेटा V/L की वैल्यू रख दे 2F, तो 3/8, V/L की वैल्यू क्या हो गई? 2F। तो आंसर क्या आएगा? 3/4F। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। टफ क्वेश्चन नहीं था, जनरली क्वेश्चन आपको दिख जाता है।
ऐसा क्वेश्चन पूछा है, बस जब एग्जाम में पूछा था नीट में तो बेटा इसको डिप नहीं कराने के, जस्ट टच किया था आपने, और दूसरी बार पूछा था तो हाफ पाइप के अंदर ले गया था। कुल मिला के मैं एयर कॉलम का लेंथ कितना बच रहा है वो देखना है और ओपन से क्लोज में कन्वर्ट करना है इसको बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करता है। टू नैरो ओपन ऑर्गन पाइप हैविंग सेम रेडियस, बेटा देखो रेडियस सेम है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी सेम है, नहीं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग है, रेडियस सेम है। अब आपसे क्या बोला है बेटा, दोनों को सीरीज में रखना है। देखो फर्स्ट केस में एक पाइप है जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1 इक्वल टू वी बाय, ओपन पाइप है V बाय 2L1। सेकेंड वाले के लिए N2 इक्वल टू वी बाय 2L2। अब दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो टोटल लेंथ कितना हो गया बेटा, L1 प्लस L2। टोटल लेंथ कितना हो गया, L1 प्लस L2। तो अब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इसकी, N इक्वल टू वी बाय 2L। अब बेटा इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके मुझे N1 N2 और इनमें रिलेशन फाइंड करना है। एक काम करें, L इक्वल टू L1 प्लस L2। बेटा इस वाले से टोटल लेंथ कितना हो गया, L को क्या लिख दे वी बाय 2N, L1 को क्या लिख दे वी बाय 2N1 और इसको क्या लिख दे वी बाय 2N2। सारे वी बाय 2 तो कैंसिल, तो 1/n इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये आपका 29 क्वेश्चन आएगा। तो बेटा अब फ्रीक्वेंसी इतने हो जाएगी अगर दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया आपने। लेंथ ही तो बढ़ रहा है, लेंथ का रिलेशन हमारे पास होता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1400 हर्ट्ज, द नंबर ऑफ ओवरटोन इन नॉर्मल पर्सन। बेटा एक नॉर्मल पर्सन जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव कर सकता है वो कितना कर सकता है, 20,000 हर्ट्ज। हम इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं सुन पाते, ये हमारी कैपेसिटी होती है। अभी बोल रहा है ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतना है। बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, 1400। नेक्स्ट कितना आएगा, कौन सा पाइप है ये, क्लोज्ड, तो नेक्स्ट 3 टाइम्स आएगा, 1400 इंटू 3। नेक्स्ट आएगा बेटा 1400 इंटू 5। नेक्स्ट आएगा 1400 इंटू 7। नेक्स्ट आएगा 1400 इंटू 9। नेक्स्ट आएगा बेटा 1400 इंटू 11। नेक्स्ट आपका आना चाहिए 1400 इंटू 13। और इसी तरह से जब देखते जाएंगे तो 1400 इंटू 15। और बेटा इसका वैल्यू जब कल मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये मिलता है 21,000 हर्ट्ज। इसका मतलब ये वाला फ्रीक्वेंसी हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। अब ये वाला फ्रीक्वेंसी रिसीव नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या किया जाए बेटा, ये वाला फ्रीक्वेंसी तो रिसीव किया नहीं हमने, ठीक है साहब आपने नहीं किया, अब क्या करें, हमने केवल यहाँ तक रिसीव करेंगे। तो बेटा कितनी फ्रीक्वेंसी मिली, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है सिर्फ ओवरटोन। तो बेटा ये तो आपकी हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ओवरटोन क्या बचा, 1 2 3 4 5 6, ओवरटोन केवल 6 आएंगे। अगर टोटल फ्रीक्वेंसी बोलता ना तो फिर आप 7 भी टिक कर सकते थे, राइट बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, A glass tube of 1 meter length is filled with water. The water can be drained out slowly at the bottom of the tube. ठीक है, if a vibrating tuning fork of frequency 500 hertz, बेटा फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया आपको, 500 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया। और वेलोसिटी कितना दे दिया आपको, 330 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है कितने रेजोनेंस पॉसिबल। बेटा पहला रेजोनेंस जो मिलेगा, पहला रेजोनेंस वो कब मिलता है, V/4L पर। पहला रेजोनेंस के लिए फ्रीक्वेंसी तो आपकी 500 रहती है, ये तो कांस्टेंट हो गया। V कितना है बेटा, 330 अपॉन 4L1। तो पहला रेजोनेंस आपको मिलेगा 330/4 इंटू 500, और बेटा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। उससे क्या हुआ, ये दोनों जीरो कैंसिल, सो 330/20, 330/20 16.5। पहला रेजोनेंस आपको मिला बेटा 16.5 पर। तो नेक्स्ट रेजोनेंस मिलता है इसका 3 टाइम्स पर, 16.5 इंटू 3, ये हो जाएगा बेटा 50.5 पर। नेक्स्ट रेजोनेंस मिलेगा इसके 5 टाइम्स पर, तो ये हो जाएगा 82.5। और नेक्स्ट रेजोनेंस मिलेगा इसके, ये 5 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स पर। तो बेटा 7 टाइम्स जब इसको करेंगे ना तो नेक्स्ट रेजोनेंस जो है वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। और हमारे पाइप की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, तो 100 से ज़्यादा हो नहीं सकती। तो कितने रेजोनेंस केवल पॉसिबल हुए, कितने रेजोनेंस पॉसिबल हुए। आप बोलोगे सर पहला रेजोनेंस मिल सकता था,
दूसरा रेजोनेंस मिल सकता था, तीसरा रेजोनेंस मिल सकता था। तो 3 रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबल हो गए। तो आंसर क्या टिक करेंगे बेटा? 3। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और आपसे पूछ सकता है, देखो एयर कॉलम और वाटर कॉलम, टोटल 100 सेंटीमीटर आपके पाइप का लेंथ था। फर्स्ट वाले में एयर कॉलम कितना था? 16.5 पर। तो वाटर कॉलम कितना होगा? रिमेनिंग वाटर कॉलम होगा, तो 83.5 पे वाटर कॉलम था। सेकंड वाले में बेटा 50.5 पर एयर कॉलम था, तो 49.5 पे वाटर कॉलम था, क्योंकि पूरे पाइप में अगर एयर है तो रिमेनिंग वाटर होगा। और बेटा लास्ट वाले में आपका 82.5 पर एयर कॉलम था, तो वाटर कॉलम कितने में था बेटा? 17.5 पर। अब आपके ये 3 रेजोनेंस पॉसिबल थे, इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं था। आपसे ये भी पूछ सकता था इसमें कि रेजोनेंस के लिए एयर कॉलम का मिनिमम लेंथ क्या होगा, तो आंसर टिक करते 16.5। रेजोनेंस के लिए एयर कॉलम का मैक्सिमम लेंथ क्या होगा, तो आंसर टिक करते 82.5। रेजोनेंस के लिए वाटर कॉलम का मिनिमम लेंथ, तो वाटर कॉलम का मिनिमम लेंथ 17.5 और वाटर कॉलम का मैक्सिमम लेंथ 83.5। ये भी आपसे पूछ सकता था बेटा, राइट। तो थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन का भी ध्यान रखें, आगे बढ़ा के पूछेगा तो ये भी आपसे पूछ सकता है। चलिए बेटा, ये आपका पूरा वेव, साउंड वेव के क्वेश्चन थे। इसमें बेटा डॉपलर्स हमारा कवर हुआ, साउंड वेव में एयर कॉलम, ओपन, क्लोज और रेजोनेंस ट्यूब सारे हमने कवर किए। और काफ़ी सारे क्वेश्चन से आपको काफ़ी सारे अच्छे अप्रोच भी पता लगे होंगे। सो अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं राकेश सैनी, RSN सर, आप मोशन की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट भी बोलता हूँ, और अच्छे से पढ़ाई करते रहे उसके लिए गुड विशेष भी आपको देता हूँ, राइट बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहे, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके साथ आएंगे। थैंक यू सो मच बेटा।